नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जुले। मेरा नाम एग्नोस्टिस थियोस है और मैं आज आपके साथ ये बहुत ही अहम मुद्दे पर एक वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि भारत में एक बहुत बड़ी हैकिंग हो गई है। फ़ोन हैकिंग के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज जिस हैकिंग की मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो सुन के शायद आपको कुछ एहसास हो और आपके होश ज़रूर उड़ेंगे। तो भारत में एक ऐसी बड़ी हैकिंग ना केवल एक चीज़ की हुई है, लेकिन कई चीज़ों की हो गई है। सबसे पहली हैकिंग जो भारत में पिछले एक दशक में हुई है वो है भारत की विचारधारा की हैकिंग। भारत में आपकी सोच की हैकिंग, भारत के जो सबसे ज़रूरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हैकिंग, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की हैकिंग, भारत के लोगों की हैकिंग, भारत में आपके फ्यूचर तक की हैकिंग हो गई है। मशीनों की तो हैकिंग बहुत ही ज़्यादा संभव है। वो मशीनें जिनसे आप वोट डालते हैं उनकी हैकिंग तो संभव है ही है, लेकिन वो सभी संस्थान जो कि आपकी सेवा के लिए आपने अपने पैसे से बनाए, उन सबको हैक करके आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, कोर्ट्स हो, अफसर हों, उन सबको या तो उनकी मर्जी से या दबाव से हैक करके आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम, उनका और उनकी पार्टी को एक नया डेफिनेशन देने जा रहा हूँ मैं। पीएम की उनकी डेफिनेशन है पोल्यूशन मिनिस्टर, और ये जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी ना होके पोल्यूशन पार्टी है। और इसने इस देश को, इस देश के लोगों को इतना पोल्यूट कर दिया है हर तरह से, चाहे वो इस देश की हवा हो, चाहे वो इस देश की सड़कें हों, चाहे वो इस देश के शहर हों। दुनिया के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें जो पहले नंबर पे कई शहर हैं वो सारे के सारे भारत में। लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी विचारधारा है उसको भी प्रदूषित कर दिया गया है। और इस प्रदूषण में एक सबसे बड़ा जो रोल है वो देश की मीडिया का है, जिसको भी इस देश की सरकार और वर्तमान की पॉलिटिकल पार्टी और उसके साथ जुड़े संगठनों ने हैक किया, खरीदा और आपके विचार को हैक करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए उनका रोज इस्तेमाल किया जाता है। बहुत दुख की बात तो यह है कि ना केवल जो पहले मैंने आपको चीजें बताई उन सबको हैक किया गया है, लेकिन धर्म तक को हैक कर लिया गया है। जिस धर्म को बचाने के लिए गुरुओं ने कुर्बानियां दी, जिस धर्म की सेवा और रक्षा करने के लिए अनगिनत लोगों ने कुर्बानियां दी, पीढ़ी दर पीढ़ी, उस धर्म को भी आज इस पार्टी ने, इस पोल्यूशन मिनिस्टर ने, इस पार्टी के साथ जुड़े लोगों ने हैक करके आपके खिलाफ, आपके हकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म के गुरु शंकराचार्य तक वो बोलने पर मजबूर हुए कि ये लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप लोग चुप रहे। क्यों? क्योंकि आपको, आपकी विचारधारा को इतने बुरी तरीके से हैक और प्रदूषित कर दिया गया है कि आप इसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे। एक तरफ आप सोच नहीं पाते और दूसरी तरफ वो सभी लोग और संस्थान जिनका फर्ज था आपकी सेवा करना, आपकी रक्षा करना, आपकी बढ़ोतरी में हाथ पकड़ के आगे आपको बढ़ाना, वो सभी जो है आपको लूटने में लगे हुए हैं। आज देश में हालत ये है कि भुखमरी इतने बड़े तादाद पर हो गई है कि ये सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को वो खाना दे रही है। देश में नौकरियां नहीं हैं, लोग इजराइल में जाके मरने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यहां देश में भी बिना नौकरी के, बिना पैसे के वो मरेंगे। छोटी से छोटे पद की नौकरी के लिए भी इंजीनियर, पीएचडी जैसे लोग जो हैं वो अपनी अर्जियां भरते हैं और लाखों की तादाद में। और साथ ही साथ जहां पे सरकार के अपने महकमों में जगहें खाली पड़ी हैं लाखों की तादाद में, सरकार उनको भर नहीं रही है। सरकार केवल एक चीज भर रही है और वो है अपनी जेबें। देश को इतना खोखला कर दिया गया है, देश पर इतना कर्जा बढ़ा दिया गया है और वो सारा पैसा सिर्फ इनकी अपनी जेब में जा रहा है।
आज ये आपको 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, कल ये राशन भी कब बंद हो जाए और आपको सड़कों पर आकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाए, आप नहीं सोच सकते। जो भी ये लोग कहें, उस नारे को आप सुनिए और इनकी हिस्ट्री देखिए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जिस चीज का भी ये नारा देते हैं वो नारा वो उन्हीं चीजों पे होता है जो ये खुद कर रहे होते हैं। बेटी बचाओ का नारा दिया और इन्हीं से आप लोगों को अपनी बेटियां बचाना मुश्किल हो रही हैं। आज नरेंद्र मोदी कहता है कि ये लोग, कोई लोग आपको आपके मंगलसूत्र तक बिकवा देंगे, तो मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं कि ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ के आरएसएस और वीएचपी और ये दल आपके मंगलसूत्र बिकवाएंगे। यही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने मां गंगा में लाशों को बहने दिया। यही लोग जिम्मेदार हैं कि लाखों की संख्या में लोग मर गए और उसके बावजूद ये लोग इतने बेशर्म, इतने नामाकूल हैं कि इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी कहता है वो तो ट्रेलर था, अभी तो आगे पिक्चर बाकी है। तो क्या आप अपने लाखों भाइयों बहनों को गवा के भी अभी ट्रेलर से आपका दिल नहीं भरा? क्या आपकी सोच को इतने बुरी तरीके से प्रदूषित कर दिया गया है कि आप भारत की पूरे इतिहास को और भारत के आगे आने वाले सालों को दांव पे लगाने में लगे हैं? आपको यह समझना होगा कि भारत की जिम्मेदारी आपकी है। जहां भी कोई अच्छी चीज होती है, लुटेरे वहीं आते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग अमेरिका, चाइना, इजराइल के एजेंट हैं जो भारत को बुरी तरीके से बेच रहे हैं। भारत की जमीन तक को चाइना हड़प के बैठा है और ये उस पे बात तक नहीं होने देते, वहां पे लोगों को जाने तक नहीं देते, कहीं सच सामने ना आ जाए। देश की आर्मी जिसका काम था कि इस देश के लोगों को सुरक्षा दे, चाहे वो बाहर से खतरे हों, चाहे वो अंदर से खतरे हों, वो भी इतने बुरी तरीके से हैक हो चुकी है कि वो अपने काम करने को तैयार ही नहीं है। चाहे वो 1984 में जो कत्लेआम हुआ, या 2002 में कत्लेआम हुआ, या 2020 में हुआ, या 2023 से अब तक जो मणिपुर में चल रहा है, उसकी जिम्मेदार बाकी लोग तो हैं ही हैं, लेकिन आर्मी भी है। क्यों? क्योंकि आर्मी इंतजार करती रहती है, हमें ऑर्डर मिलेंगे तो हम जाके लोगों की जान बचाएंगे, तब हम जाके मार काट को रोकेंगे। आर्मी के जो बड़े जनरल हैं, क्या वो अपना सर गवा चुके हैं? इंतजार करते हैं, कहते हैं कि ये पॉलिटिकल है तो तब इसमें उसका सलूशन निकलेगा। तो इस सारी हैकिंग की जिम्मेदारी जितनी बाकी की है, उतनी देश के प्रेसिडेंट की और देश की आर्मी की भी है। इस पार्टी, इस प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकियों का हाल तो यह है कि कश्मीर तो इनसे सुधरा नहीं, लेकिन इन्होंने कश्मीर से और बड़ी दिक्कत मणिपुर में खड़ी कर दी। 1 साल हो चुका है और मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है। कौन है उसका जिम्मेदार? कौन उसको रोकेगा? कौन उस पर सुनवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट को आज 4.5 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर सुनवाई करने को राजी नहीं है। सितंबर में देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश कहता है कि इस मुद्दे पर सुनने के लिए हमारे पास हर हफ्ते वक्त नहीं है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, चंद्रचूड़, अगर देश में लोगों का कत्लेआम हो रहा है और तुम उसको सुनने के तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम्हारे पास और वक्त किसके लिए है? किस लिए तुम बने हो न्यायाधीश? देश की जनता के पैसों से ये लोग गाड़ियों में सिक्योरिटी लेके, जेड सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, लेकिन मणिपुर में जिस तरीके से लोगों की एक्चुअल हैकिंग हो रही है, लोगों के सिर काटे जा रहे हैं, लोगों के हाथ पांव काटे जा रहे हैं, लोगों की जिंदा जलाकर मौत हत्या करी जा रही है, कितने हजारों लोग घर से बेघर हो गए, कितने हजारों लोग घायल हुए, कितने 100 लोग मर गए, और देश का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश कहता है हमें इस मुद्दे को सुनने के लिए हर हफ्ते वक्त नहीं है। उसके पास देश से बाहर जाके विदेश में दौरे करने का वक्त है। उसके पास 9 जजों की बेंच बनाकर इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर हफ्तों बहस सुनने का वक्त है। लेकिन मणिपुर में हुए इस कत्लेआम का और मणिपुर में हुए देश के इतिहास के सबसे बड़े हथियारों की लूट को सुनने का उसके पास वक्त नहीं है। 4.5 महीने से हम गुहार लगा रहे हैं कि इसको सुन लो, लेकिन सिर्फ तारीख बदल देते हैं, सुनते ही नहीं है। क्योंकि अगर सुनेंगे तो इस सरकार को एक भी दिन सरकार में रहने नहीं दिया जा सकता।
और यहीं से यह साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस सरकार के साथ मिलकर काम करता है। 7 साल लगाए इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो मुद्दा है उस पर फैसला देने में। अगर उसी वक्त स्टे दे दिया होता तो 500,000 करोड़ जो है वो चंदा जो आया वो पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता, लेकिन 16,000 करोड़ पैसा इकट्ठा हुआ पिछले 2018-19 से 2024 तक, और उसी पैसे से 2024 के आम चुनाव लड़े जा रहे हैं। जब तुमने कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड है तो उसमें जो पैसा आया वो भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी तो इलीगल है। क्यों नहीं तुम उसको जो है जब्त करते? क्यों तुम चुनाव होने दे रहे हो क्रिमिनल इलीगल मनी के साथ? क्यों चुनाव नहीं रोके गए? मणिपुर पे 29 अप्रैल को अब अगली डेट है, क्या सुनवाई होगी पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई अपनी कमेटी आके कोर्ट में गुहार लगा चुकी है कि हालत बहुत खराब है, कुछ कीजिए, और बड़े ही आराम से वो कहते हैं हाँ हम सरकार को कहते हैं। तो आज आपको यह फैसला करना है कि क्या ये देश पूरा मणिपुर में तब्दील कर दिया जाएगा, या आप इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कितने ही और स्वतंत्रता सेनानी, हमारे गुरु, हमारे महापुरुष, कितनों ही ने इस पीढ़ी दर पीढ़ी जो बलिदान दिया है, क्या आप इस देश को बर्बाद होने देंगे? क्या आप इस देश को एक ईरान बनने देंगे, या पाकिस्तान बनने देंगे, या एक नॉर्थ कोरिया बनने देंगे जहां पे एक आदमी और उसके गुंडे, उसके आतंकवादी राज करेंगे? मणिपुर में बिल्कुल यही हो रहा है, और अगर हमने इसको अभी ना रोका तो ये वापस आकर पूरे देश को मणिपुर बना देंगे। ऐसे ऐसे कानून पारित किए हुए हैं कि आपको बोलने का मौका तक नहीं मिलेगा, 90 दिन के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कोई बिल नहीं होगी। तो इस देश को एक पुलिस स्टेट बनाने का पूरा जो है ग्राउंड तैयार कर लिया गया है। अब आपको यह सोचना है कि आप इस देश को मणिपुर बनने से रोकेंगे या नहीं। ये लड़ाई आपकी है। मुझे लोग कहते हैं छोड़ दो, मरने दो इन लोगों को। कैसे छोड़ दूं? ये मेरा देश है, ये मेरे देशवासी हैं, आप मेरे हो, आप सब मेरे हो, ये पूरा देश मेरा है। इस देश का हर शख्स मेरा परिवार है। इस देश का कतरा कतरा हमारे कितने ही हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों से भरा पड़ा है, और क्या हम इस देश को ऐसे ही नर्क में गर्क में जाने दें? तो आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके देश का सर्वोच्च न्यायालय आपके देश में हो रही 1 साल से चल रही जंग पे सुनवाई करे, तो आज मैं आप सबको न्योता दे रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 29 अप्रैल को कम से कम 1 लाख लोग देश के कोने कोने से दिल्ली आइए, सर्वोच्च न्यायालय में आइए। 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे 1 लाख लोग पूरे देश से, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, चाहे आप मणिपुर से हैं, चाहे आप नागालैंड से हैं, चाहे आप चेन्नई से हैं, चाहे आप आंध्र प्रदेश से हैं, चाहे आप तेलंगाना से हैं, चाहे आप महाराष्ट्र से हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप युवक हैं, चाहे आप फौज में ही क्यों नहीं हैं, आप आइए और देश के लोगों के साथ खड़ा होइए और उनको बचाइए। क्योंकि इस देश में आज हालत यह है कि जो भी देश के हक की बात करता है, जो भी देश के संविधान की बात करता है, जो भी देश की जमीन की बात करता है, उसको ये लोग एंटी नेशनल करार दे देते हैं। वो सोनम वांगचुक ही क्यों ना हो। 2 करोड़ रुपया मुझे बताया जाता है वो हर साल चंदे में देते हैं, और वो लद्दाख को बचाने के लिए और हमारी जमीन जो चीन हड़प के बैठा है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको मारने की धमकियां दी जाती हैं। क्यों हमारे देश की सेना उनके साथ जाके खड़ी नहीं होती? मैं सोनम वांगचुक को भी कहूंगा, और उनके जैसे कितने ही 100,000 लोग जो देश भर में अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं, 29 अप्रैल को आप सभी दिल्ली आइए, सर्वोच्च न्यायालय आइए। और अगर सर्वोच्च न्यायालय 29 अप्रैल को नहीं सुनता और नहीं इस पर वो कार्रवाई करता जो होनी चाहिए, इन सभी को जेल नहीं करता, तो 30 अप्रैल को हम देशवासी एक अपनी बेंच बनाएंगे ऐसे जजों की जिन पर हमें भरोसा है, और देश जो है वो इस पर सुनवाई करेगा। इस मुद्दों पर हमारे पास सब सबूत है, सारी चीजें हैं कि कैसे मणिपुर को बर्बाद किया गया, क्या क्या किया गया। 6000 से ज्यादा वहां पर गन्स, जिसमें AK-47, मशीन गन, कार्बाइन लोगों को दे दी गई। 14,500 बम लोगों को दे दिए गए। तकरीबन 6.5-7 लाख गोलियां लोगों को दे दी गई, और इस सारे में 10 गोलियां भी नहीं चलाई गई कि कहा जाए कि ये सोचा भी जा सके कि ये लूट हुई।
ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये लूट नहीं थी, ये सिर्फ देशवासियों की मेहनत से, खून पसीने से कमाए पैसे से जो हथियार देश की सेवा के लिए बनाए गए थे, वो इन लोगों ने खुद ही अरमबाई टेंगोल और न जाने और किस किस को दे दिए। और आज मणिपुर में ये हालत है कि मणिपुर में बहुत बड़े एक्सटॉर्शंस की खबरें आती हैं। अभी कुछ दिन पहले लोगों को बड़े बड़े तलवारों से काट दिया गया, उनमें गोलियां डाल दी गई। अभी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग, हमारे सेना के जवान वहां मारे जा रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान वहां मारे जा रहे हैं। तो अगर आप में जरा सी भी देश के लिए चिंता, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जरा सी भी चिंता है, तो आप 29 अप्रैल को दिल्ली आएंगे 10 बजे सर्वोच्च न्यायालय में। कम से कम 1 लाख लोग मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। और 3 मई, जबकि 1 साल पूरा हो जाएगा मणिपुर के इस सिविल वॉर को, तो 3 मई को इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के सामने मैं चाहता हूं 10 लाख लोग सारे पहुंचे और 10 लाख लोग हम इस देश को एक नई दिशा देंगे। 2024 भारत के लिए, भारत के इतिहास और भारत के आगे आने वाले सालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साल है। और इसका गवाह भारत का अशोक चक्र है, जो हर जगह है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर है, हमारे हर सरकारी बिल्डिंग पर, हर जगह है। और उसमें 24 स्पोक्स हैं, एक साइकिल के व्हील जैसा है और उसके स्पोक्स 24 हैं। तो आप समझिए कि 2024 का इस देश के लिए कितना महत्व है। तो ये 2024 ही है जिसमें या तो ये देश को हम वहां ले जा सकते हैं जहां ये वाकई पहुंच सकता है, तरक्की की तरफ, भाईचारे की तरफ, प्यार की तरफ, और इसको हम दुनिया का सबसे अव्वल नंबर का देश बनाने की तरफ काम करना शुरू कर सकते हैं, या ये नरेंद्र मोदी और इसके साथ के आतंकवादी और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आपको सोचना चाहिए इनका नाम कहां से आ रहा है। इनके नाम में ही स्वयं सेवक है, ये स्वयं की सेवा करते हैं, ये देश की सेवा नहीं कर सकते। और यही इनका इतिहास है। ये केवल इस देश के अंदर, पर दुनिया में अब ये अपना आतंकवाद और जहर और हेट्रेड वो फैला रहे हैं। तो इनको रोकने की जिम्मेदारी आप सबकी है। डरना बंद कीजिए और अब मशाले लेके आप सारे दिल्ली आएंगे और एक बारी फिर वक्त आ गया है दिल्ली फतेह करने का। 29 अप्रैल को मैं आपका इंतजार करूंगा। कम से कम चाहता हूं 1 लाख लोग सर्वोच्च न्यायालय पहुंचेंगे। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके वो काम नहीं करता जो उसको आज से महीनों पहले कर देना चाहिए था, तो 30 अप्रैल को हम लोग जनता की अदालत लगाएंगे। उसका हम अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन कौन जज होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे या 8 होंगे या 9 होंगे, लेकिन लगेगी तो अब जनता की अदालत। और वो लगेगी 3 मई को, 1 साल जिस दिन मणिपुर में लगी हुई आग का पूरा होगा। हमारी बहनें वहां पे निर्वस्त्र करके, हमारे कारगिल के जो योद्धा हैं उसकी बीवी को निर्वस्त्र करके, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार ने जिस तरीके से इस देश को हिला दिया, उसका 1 साल पूरा होने का अब दिल्ली में फैसला होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप देश का भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो आप सब 29 अप्रैल के लिए ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को शेयर करेंगे और लोगों से कहेंगे कि आइए दिल्ली आइए। वरना मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग में ही ऐसी इन्होंने मूर्ति लगा रखी है, 2 औरतें जो कि नग्न हैं और उनमें कमल के फूल जो हैं उनके जांघों पर, शरीर पर उनको कसा हुआ है, जकड़ा हुआ है। वही हाल आपके घर की हर औरत का होने वाला है। और जो जो मणिपुर में हो रहा है वो पूरे देश में हो सकता है। तो 29 अप्रैल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कम से कम चाहता हूं 1 लाख लोग, और जितने भी देश प्रेमी हैं वो चाहे जहां भी हों, देश से बाहर हों, किसी दूसरे शहर में हों, दूसरे राज्य में हों, आप सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। और 3 मई को हम कम से कम 10 लाख लोग इंडिया गेट पर। हमें नहीं चिंता कि इन्होंने कोई 144 लगाई है या कुछ भी और धारा लगाई हो और ये बहाने देते रहें, लेकिन 144 की इनकी धारा का बदला हम कम से कम 14,40,000 लोगों से देंगे। तो वक्त आ गया है एक बारी फिर कि इस देश को बचाया जाए और एक बारी फिर दिल्ली फतेह करें, और वो हम सब मिलकर करेंगे। और इस देश में
जितने भी देशद्रोही बैठे हैं, चाहे वो सरकार में हैं, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो एमएलए हैं, उन सबको काला पानी की सजा होगी। आप साथ देंगे ना? 29 अप्रैल ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि इस देश को बचाया जा सके। मेरे देश के जवानों, आपसे मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप अगर पुलवामा के शहीदों में अपना नाम नहीं शामिल कराना चाहते, आप गलवान में अपने भाइयों को और मरवाना नहीं चाहते, और आप अपने देश की सीमा जो कि आप रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं उसको और चाइना और किसी भी और देश को नहीं देना चाहते, तो आपको भी आज देशवासियों के साथ आके खड़े होना होगा। आप अपनी यूनिफॉर्म में आइए, चाहे जैसे भी आइए, लेकिन खड़े होइए, ताकि इस देश के वो नौकर, पब्लिक सर्वेंट्स जो इस देश को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शपथ लेकर और वादे कर आए थे, आज उनको ये बताने का वक्त आ गया है कि आप असली इस देश के रखवाले हैं, और इस देश के जितने भी गद्दार हैं वो सारे अब जेल जाएंगे, वो सारे काला पानी जाएंगे। इस देश के गद्दारों को जेल में डालो सालों। हमारे इस प्यारे भारत का दुनिया में टक्कर का और कोई देश नहीं है, लेकिन ये देशद्रोही ये इस देश को हर कितने ही तरीकों से बांटते रहते हैं। तो आज हम सबको जरूरत है कि हम सारे इकट्ठे होकर आए। तो आप चाहे धर्म गुरु हैं, आप शंकराचार्य हैं, तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप अपने सभी संतों को साथ लेके आइए। आप अगर बुद्ध को मानने वाले हैं तो आप अपने सभी भिक्षुओं को साथ लेके आइए। आप सिख हैं तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश में धर्म के लिए हमारे गुरुओं ने कितनी ही कुर्बानियां दे दी। तो आप अगर किसी भी तरीके से सच्चे सिख हैं तो आप अपने साथ 1000, 5000, 10,000, 25,000 लोगों को लेके आएंगे। मेरी तो सिखों से उम्मीद है कि आप खुद ही 1.25 लाख लोगों को लेके आएंगे। आप क्रिश्चियन हैं, आप अपने हर इंस्टीट्यूशन में इस मैसेज को भेजिए। आप मुस्लिम हैं तो मुसलमान जो मौलाना हैं उनसे सभी से विनम्र विनती है कि मैंने सुना है फतवा अच्छा भी हो सकता है, तो क्या आज आप एक ऐसा फतवा जारी करेंगे कि ये हर मुस्लिम कम से कम इस वीडियो को शेयर करे और कम से कम 10, 15, 20, 25 हजार मुसलमान मेरे भाई बहन दिल्ली पहुंचेंगे 29 को, और 2-3 लाख, कम से कम 4 लाख मुसलमान भाई बहन देश भर से 3 मई को दिल्ली पहुंचेंगे इंडिया गेट पर। यह देश हम सबका है, और जो इस देश को बांट रहा है, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग हैं, और ये चाहे अमेरिका, इजराइल और चीन के दलाल हैं जिन्होंने इस देश को खाली कर दिया है और इस देश में इसको इतना बांट दिया है कि आज हम एक ऐसे कगार पर हैं कि या तो ये देश डूब जाएगा या हमारे पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं बचेगा। क्या आपकी रूह नहीं कांपी जब डीमोनेटाइजेशन में कितने ही हफ्तों लोगों को अपने पैसे लेने के लिए लाइनों में खड़े रहना पड़ा, और उस नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी वो आतंकवादी संगठन का सरगना, उसने क्या कहा था कि मुझे चंद दिन दीजिए, फिर उसके बाद देश जो फैसला करेगा। तो आज वो फैसले की घड़ी आ गई है, और उसका और उसके सारे साथियों का और उसके सारे जो ये लोग और मिनिस्टर जो खुद को भगवान बन के समझ के बैठ गए हैं, चाहे वो जज हो, इनका नाम जस्टिस नहीं हो सकता, इनके नाम के आगे इनजस्टिस XYZ लगाना होगा। इन सभी को इनका रूह नहीं कांपी, इनका दिल नहीं दुखा जब लॉकडाउन एकदम यकदम लगा दिया गया और लोगों को कितने ही 100 हजारों किलोमीटर जो है वो दिनों दिन चलना पड़ा। कितने लोग अपने प्यार वालों के पास पहुंच भी नहीं सके। ये लोग खुद को ना जाने क्यों और कैसे
भगवान समझने बैठ गए। शायद इसमें गलती आपकी हमारी है कि हमने इनको वो करने दिया। और ये मत समझिए कि सिर्फ ये आज की सरकार जिम्मेदार है, इससे पहले की सरकारें भी उन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं किया, नींव उन्हीं की रखी हुई है। इंदिरा गांधी ने भी वही सब किया जो आज नरेंद्र मोदी और इसकी सरकार कर रही है। लेकिन आज वक्त है कि एक बारी अच्छे से स्वच्छ भारत अभियान किया जाए और इन सबको बाहर कर दिया जाए और इस देश की एक नई नींव रखी जाए, और वो आप और हम मिलकर रखेंगे। 2018 में मैंने एक कविता लिखी थी और उस कविता में बड़ा ही स्पष्ट कह दिया था कि अगर हमने जल्दी कार्य नहीं किया तो ये देश इस हालत में पहुंच जाएगा कि हमें सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा और हमारे लंग्स जो हैं वो या तो जमीन में गाड़े जाएंगे या जला दिए जाएंगे। और आप देखिए कि 2020 और 21 में हूबहू यही हुआ, और ये सिर्फ इस देश की सरकार की विफल नीतियों के कारण। तो आज, और वो कविता आप सुनना चाहते हैं तो यहीं पे इस वीडियो में उसका लिंक डाल रहा हूं, आप उस लिंक को टाइप करके उस कविता को सुन सकते हैं और आप जान सकते हैं कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो बस अपनी भड़ास निकाल रहा है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो 15 साल से इस देश की चिंता में सब कुछ छोड़ के गवा के बैठा है, और मेरे जैसे अनेक हैं। तो मैं उन सभी से विनम्र विनती करता हूं कि आप सभी को 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुबह 10 बजे पहुंचना है, और 3 मई को सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी करे, नहीं करेगा तो 30 तारीख का तो हमने बता दिया, जनता की अदालत अब लगेगी, जनता के जज डिसाइड होंगे कि कौन मणिपुर पे और देश के बाकी सारे मुद्दों पर फैसला देगा। हम नहीं इंतजार करेंगे 7 साल कि तुम इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे हमें टरकाओगे, हम नहीं इंतजार करेंगे 1 साल कि तुम ईवीएम का मुद्दा सुनोगे ही नहीं, हम नहीं इंतजार करेंगे और 1 महीना भी कि तुम इस जंग को जो मणिपुर में है उसको चलने दोगे, और ये जो भारत को बंटवारा हो रहा है उसका और होने दोगे। 29 अप्रैल पहला पड़ाव है 1 लाख लोग। 30 अप्रैल जनता की अदालत मणिपुर और देश के सारे मुद्दों के बारे में ऐतिहासिक निर्णय और सूचना दी जाएगी, और 3 मई को कम से कम 10 से 15 लाख लोग भारत के इंडिया गेट पर पहुंचेंगे। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने हम सभी मिलेंगे, और इस देश के जो भी हैकिंग और कब्जे हो गए हैं जिन भी संस्थानों पर, जिन भी, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे कुछ भी है, उनको एक बारी फिर जनता के साथ और जनता के लिए लेकर हम काम करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जुले, गुड इवनिंग, जय हिंद।